अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हिजरत आज आपको बताऊंगा एफयूई डिटेल में कि एफयूई क्या चीज़ है, कैसे होती है, मैं कैसे पेशेंट सेलेक्ट करता हूँ और कब पेशेंट को मैं नो करता हूँ, उसको कट वाले तरीके पे लेके जाता हूँ जो एफयूटी है। फिर बाकी पेशेंट की मर्ज़ी होती है कि वो कौन सा प्रोसीजर कराना चाहता है, कौन सा नहीं, लेकिन मैं उनको दोनों को ऑप्शंस रख देता हूँ कि आपके इस कैंडिडेट है, आप इस चीज़ के कैंडिडेट है या आप इसके कैंडिडेट है। तो सबसे पहले तो जिस तरह हर सर्जरी के लिए ज़रूरी होता है फिज़िकल कंसल्टेशन, क्योंकि आजकल जो ये लाइव कंसल्टेशन और वीडियो कॉल पे है तो उसमें कभी कभार वीडियो की क्वालिटी ऐसी नहीं होती जो आपको डोनर एरिया के असेसमेंट का पता चले। जहाँ तक रिसिपिएंट का है वो तो ठीक है, हाँ मतलब रिसिपिएंट का कि जहाँ बाल लगने हैं वो तो ठीक है, लेकिन डोनर का मसला होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिज़िकली उनको बुलाऊँ, उसको देखूँ, उसको पूरा 1 घंटा दूँ, उसको सामने असेस करूँ, सारी चीज़ें उसको डिस्कस करूँ जो उसके कंसर्न्स है। तो सबसे पहले रिसिपिएंट एरिया देखना होता है कि कितने ग्राफ्ट उसके लगने हैं, कितनी उनको रिक्वायरमेंट है, कितने हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो अनरियलिस्टिक होती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये कि इस तरह वो कहे कि मुझे एफयूई से 5,000 बाल दे, मुझे एफयूई से 6,000 बाल दे, मुझे एफयूई से 7,000 बाल, जो नामुमकिन है ना। अगर मुमकिन है भी तो उस सूरत में कि जब कोई आपका सर्जन करे भी तो वो प्रॉबेबली पीछे जो डोनर एरिया है उसको डैमेज करेगा, क्योंकि जो परमानेंट डोनर जोन है ना वो हमारे पास है तकरीबन 10,000 से 15,000 तक उसमें ग्राफ्ट होते हैं। जो परमानेंट डोनर जोन होता है उसमें मैं फॉलो करता हूँ 1:4 वाला तरीका। जो 1:4 का तरीका का मतलब ये है कि हर 4 में से एक ग्राफ्ट मैं निकालूंगा, 3 पीछे छोड़ूंगा डोनर एरिया में। तो अगर हम उस हिसाब को देखते हैं तो अगर किसी के 10,000 पीछे डोनर एरिया है तो उसके 2500 ग्राफ्ट आएंगे, अगर किसी के 15,000 है तो उसके 3500 ग्राफ्ट आएंगे। वो उस हाल में जब कोई एक बाल भी ट्रांजेक्ट ना हो, जो नामुमकिन है। हर सर्जन से, जितना भी अच्छा सर्जन हो, एक ट्रांजेक्शन रेट होती है, किसी की 10%, किसी की 5%, किसी की 7%, किसी की 12%, लेकिन ये वेरीआई करता है और फिर सारी चीज़ें उस पर करता है। फिर आता है अगर 5-6 हज़ार ग्राफ्ट निकाले तो उस पर कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो जो 3,000 ग्राफ्ट की यूजुअली सर्जरी होती है उसमें हार्वेस्टिंग पे जो तकरीबन पर आवर्स अगर आप ले तो 1,000 ग्राफ्ट पर आवर हार्वेस्ट करता है बंदा, तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन रेट 5 तक होती है। मतलब जितना आप एक्यूरेसी के साथ, स्लो तहम्मुल के साथ करेंगे तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन रेट इतनी कम होगी। अगर आप स्पीड के चक्करों में होंगे तो उतनी ट्रांजैक्शन रेट आपकी बढ़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि जितने सीनियर सर्जन है, जिस तरह हुमायूं साहब के साथ मैंने काम किया तो उनको मैं देखता था 4 सालों से, तो उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड थी और ट्रांजैक्शन रेट उसकी बिल्कुल मिनिमल थी। तो ये फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है सर्जन की, फिर डिपेंड करता है, सर्जन टू सर्जन वेरीआई करता है, लेकिन रफली 1,000 ग्राफ्ट 1 आवर में बंदा, एक एवरेज सर्जन निकालता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये तो हो गया कि डोनर एरिया में कितने ग्राफ्ट हमें आते हैं, तो वो आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि इतने ग्राफ्ट आने चाहिए। जो 6,000 5,000 है ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, इस पेशेंट को तो मैं बिल्कुल नो कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम अगर ग्राफ्ट आते हैं 4,500 600 700 4,700 4,400 तो वो कम्बो प्रोसीजर से फिर आएंगे। कम्बो प्रोसीजर में कट और सिंगल सिंगल बाल, लेकिन सिर्फ एफयूई से 5,000 6,000 मुझे नहीं लगता कि ये आ सकते बगैर डोनर को डैमेज किए हुए। अच्छा, फिर जब ये सारी असेसमेंट होती है, सारे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ मान जाते, कुछ डेफिनेटली नहीं मानते। वो कुछ लोगों से मिले होते हैं, उन्होंने उनको कहा होता है कि 6,000 हम निकाल के देंगे, 7,000 निकाल के देंगे, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो फिर जब कोई पेशेंट एग्री हो जाता है, फिर उस पर हम देखते हैं कि डोनर एरिया में डिस्टेंस कितना है ग्राफ्ट के अंदर। फिर हम पेशेंट जब प्रिपेयर होता है तो हम उसकी कुछ बेसलाइंस कर देते हैं, जिसमें ब्लड सीपी, हेपेटाइटिस बी सी, HIV, CT BT या PT PTT और ब्लड शुगर, ये टेस्ट लाजमी होते हैं। और सारे उसको प्री आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने बटन वाली शर्ट पहन के आना है, ऑयल जेल वगैरह सर्जरी के दिन नहीं लगाना, शैम्पू करने हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद से रोज़ा रख लेते हैं, जो हम कहते हैं कि नहीं नाश्ता करके आना है आपने, क्योंकि ये छोटी बेहोशी में ये प्रोसीजर होता है लोकल एनेस्थीसिया में, जिसमें आपका सिर्फ ये जो स्किन है, सर के ऊपर जो जिल्द है वो सुन होती है, बाकी आप जाग रहे होते हो। बीच में आप TV भी देख रहे होते हो, वॉशरूम भी जा सकते हो, खाना भी खा सकते हो। तो वो एक लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर का ये फ़ायदा होता है। और इसका भी क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसीजर है,
7-8 घंटे का प्रोसीजर होता है नॉर्मली, तो 7-8 घंटे में बिल्कुल बेहोशी देना और या बेहोश करना और या एक पोजीशन में लेटना नामुमकिन हो जाता है। सर्जरी के फिर जब वो दिन आता है तो सबसे पहले हम उसकी सुबह कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेने के बाद फिर हम उसको शिफ्ट करके स्टैंडर्ड फोटोग्राफी जो हम करते हैं, हर एंगल से उसकी तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि अगर साल बाद 1.5 साल बाद उनका रिजल्ट आता है तो फिर हम उनको कंपेयर करते हैं कि किस तरह रिजल्ट है। कुछ ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ लोग के अपने बाल होते फिर उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके अपने बाल अगले साल 1.5-2 साल में गिर जाते हैं और हमारे आते हैं। फिर जब हमारे आते हैं तो उसमें वो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अगर तस्वीर ना हो तो हमें फ़ोटो एविडेंस ना हो तो हमें पता नहीं होता कि ये हमने लगाए थे या उसके है या क्या है ना, पेशेंट को पता होता है, तो फिर वो हम उस रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। और इसके बाद फिर मार्किंग हम करते हैं। मार्किंग में फिर हर किसी के अपना एक स्टाइल होता है। नेचुरल हेयर लाइन के लिए कुछ लोग नीचे रखते हैं, कुछ ऊपर रखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग एक किसी और दिन डिस्कस करूंगा कि नेचुरल हेयर लाइन कैसे देते हैं और कितने पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्राफ्ट डेंसिटी के लिए लगने चाहिए। क्योंकि जो डोनर एरिया है, डोनर एरिया में आपका पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो डेंसिटी होती है वो 60 ग्राफ्ट से लेके 100 तक होती है। तो मैं खुद ऐसे करता हूँ कि जब 80-90 होते हैं उसको वो मैं एक्सीलेंट में रखता हूँ। जो 70-80 ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर डोनर में होता है उसको मैं गुड में रखता हूँ, और जो 60-70 होता है उसमें मैं फेयर में रखता हूँ। फिर 60 से नीचे जो होता है वो बस कुछ मतलब फेयर या पुअर उसमें आ जाते हैं कैटेगरी में, जो मैं अपने हिसाब में अपनी आसानी के लिए करता हूँ। फिर मैं पेशेंट को उसी हिसाब से कहता हूँ कि अगर आपके 80 ग्राफ्ट आपके पीछे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम आपके पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 20 ग्राफ्ट निकालेंगे। यूजुअली इस तरह होता है कि जो डोनर एरिया होता है वो तकरीबन 6-7 सेंटीमीटर विड्थ में होता है। 6-7 सेंटीमीटर में ये विड्थ में होता है, और ये लंबाई कान के इस हिस्से से लेके कान के इस हिस्से तक ये लंबाई होती है। तो ये तकरीबन बनती है नॉर्मली किसी की 25 सेंटीमीटर, किसी की 27 सेंटीमीटर, किसी की 28 सेंटीमीटर, हेड सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर को और विड्थ उसका 6 है या 29 सेंटीमीटर को उसको मल्टीप्लाई करें, तो अगर आसानी के लिए हम इस तरह करें कि हम 25 सेंटीमीटर को 6 में करें तो ये बन जाता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा जो सरफेस एरिया है। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आप पर ग्राफ्ट का अगर 80 ग्राफ्ट होते हैं तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई तकरीबन 12-13,000 11,000 इस तरह बाल बनते हैं। उसमें फिर आप अगर 1:4 वाला अप्लाई करते हैं तो आपके बाल आएंगे 25-2600 तक। तो इसलिए हम उनको रियलिस्टिक ये पिक्चर दिखाते हैं। ये एक अपने मैंने आपको एक रफली बताया, हर किसी का वेरियाई करता है। किसी के 15,000 ग्राफ्ट होंगे डोनर जोन में, किसी के 17,000 होंगे, किसी के 14, किसी के 13, लेकिन एवरेज 10 to 15,000 होता है। फिर उसमें हम वो ग्राफ निकाल के उनको बताते हैं। अच्छा, तो फिर मार्किंग के बाद ये जब मार्किंग हो जाती है उसके बाद हम फिर ट्रिम कर देते हैं। फिर उनके प्री मेडिकेशन दे देते हैं कि मतलब उनमें उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहे, पेन कम हो, ब्लड कम लॉस हो। उसमें ब्लड लॉस नहीं होता लेकिन उसके भी और भी कम हो, तो इसलिए। इसके बाद फिर हम उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सारा वाइटल जो है चेक कर लेते हैं। फिर उसको हम उल्टा लिटा देते हैं टेबल पे। उसके बाद उसको लोकल एनेस्थीसिया देना हम शुरू कर देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के तकरीबन लगता है 15-20 मिनट इस पे लग जाते हैं। जब वो देते तो फिर मैं हार्वेस्टिंग शुरू कर देता हूँ। तो मैं अपने क्लिनिक में सारी हार्वेस्टिंग जो है वो मैं खुद करता हूँ। वो चाहे 3,000 ग्राफ्ट हो, चाहे 2500 ग्राफ्ट हो, चाहे कम वो प्रोसीजर में 4,500, 4,600, 700 ग्राफ्ट, वो मैं सब खुद करता हूँ। इसके बाद जब ये मरहला कंप्लीट होता है फिर उसको हम सीधी पोजीशन पे लेटाते हैं। उस ग्राफ्ट कलेक्ट करने के बाद सीधी पोजीशन में लेटाने के बाद फिर हम उसके फ्रंट पे लोकल दे देते हैं। तो फ्रंट पे लोकल देने के बाद फिर मैं साइड्स या स्लिट्स जो जिसमें बाल रखते हैं वो बनाता हूँ। उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है डेफिनेटली डेंसिटी के पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपने कितने देने हैं। तो आइडियली पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपने देने हैं जिसके पीछे है, मतलब अगर 60 है तो 60, 70, लेकिन चूंकि फिर उसमें ब्लड सप्लाई इन चीज़ों का मसला होता है तो 30 ग्राफ्ट टू 40 ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ मोर देन एनफ फॉर अ वेरी गुड डेंसिटी। इसके लिए, क्योंकि अगर फिर आप बहुत ज़्यादा करते तो उसमें वही फिर ब्लड सप्लाई और इस चीज़ों के मसले आते हैं, उसके निक्रोसिस की तरफ चली जाती है।
ये भी फिर सर्जन टू सर्जन वेरी करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 30, 35, 40 इसके बीच में पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डेंसिटी दूँ, जो एक नेचुरल लुक भी आए और डेंस लुक भी आए, तो इसमें स्किन नज़र ना आए। इसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें होती है तो उसके बाद फिर जो टेक्नीशियंस आते हैं, टेक्निकल स्टाफ आता है, क्योंकि ये एक टीम वर्क की सर्जरी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बंदे का काम नहीं है। अगर आपका सर्जन बहुत अच्छा है और टीम बेकार है तो फिर आपके रिजल्ट कंप्रोमाइज़ होंगे। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, सर्जन इतना अच्छा नहीं है, तो भी आपके रिजल्ट कंप्रोमाइज़ होंगे। तो ये एक टीम वर्क है। इक्वली सर्जन और आपके स्टाफ को इस चीज़ में एक्सीलेंट होना चाहिए। जो काम उनका है वो अच्छी तरीके से, जो सर्जन का है, सर्जन का काम इसमें होता है डेफिनेटली असेसमेंट, सारी चीज़ें उनको प्लान देना, फिर उसमें मार्किंग करना, मार्किंग के बाद डोनर एरिया से ग्राफ्ट हार्वेस्ट करना, फिर उसके बाद फ्रंट एरिया पे साइड्स बनाना, स्लिट्स बनाना। ये 3 चीज़ें सर्जन को करनी चाहिए और ये सर्जन के काम है, जिनके हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, उनसे सारे डिस्कशन करते हैं। फिर आते हैं सिर्फ ग्राफ्ट की प्रिपरेशन में मतलब ये है कि 3 ग्राफ्ट आपने एक जगह रखे, 2 अलग रखे, उसको साफ किया, उसके एक्स्ट्रा फैट काटे, कम फैट है तो देखने ग्राफ्ट को, जो अच्छे ग्राफ्ट है उसको एक साइड करके, जो थोड़ी वीक ग्राफ्ट है उसको अलग है। ये ग्राफ्ट प्रिपरेशन है, ये टेक्नीशियन के काम है। फिर उसके बाद ग्राफ्ट उस सुराखों में प्लेस करना, ये भी टेक्नीशियन का काम है। उसमें अब एक्सपीरियंस टीम की इसलिए ज़रूरत होती है कि उसमें एक हेयर बल्ब होता है। तो जो हेयर बल्ब होता है, अगर उसको ये नहीं पता कि कहाँ से पकड़ना है, कैसे रखना है और कौन सा ग्राफ्ट कहाँ रखना है, थिक वाला कहाँ रखना है, थिन वाला कहाँ रखना है, डायरेक्शन और एंगल तो पहले सर्जन ने दिए होते हैं, तो फिर अगर वो उसमें गलती करे तो फिर भी आपके रिजल्ट ना नेचुरल आएंगे और ना अच्छे आएंगे। ये हो गए सारे उसके प्रोसीजर। अब फिर एफयूई में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, एफयूई तो एक किस्म का ब्लाइंड प्रोसीजर है। ब्लाइंड प्रोसीजर का मतलब ये है कि हमें ग्राफ्ट का नीचे कोई आइडिया नहीं होता कि ये ग्राफ्ट स्किन के नीचे से किस डायरेक्शन में जा रही होती है। हम ऊपर वाले डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, उसको जो पंच है उस पंच को हम हेयर को उसमें एंगेज करते हैं। नीचे जो एडहेरेंट जोन है वो है इरेक्टर पाइलाई मसल जो है वो, उसको है उस मसल को हम उसके साथ पंच के साथ ट्रांजिट करते हैं। तो मसल से जब वो रिलीज होता है फिर वो ग्राफ निकालना आसान होता है। तो ये होता है उसमें मेन जो टेक्निकल चीज़ है। फिर पंच की बात आती है तो पंच के डिफरेंट साइजेस है। अब पंच 0.6 mm से लेके 1 mm तक है। मैं यूज़ करता हूँ 0.75 या 0.8 mm पंच, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। ज़्यादातर जगहों पे 1 mm होता है। 1 mm और 0.8 mm में मेन डिफरेंस जो है, डिफरेंस ये है कि एक 0.8 mm की डेफिनेटली वो आपकी जो स्कारिंग है वो पीछे छोटे छोटे स्कार बनेंगे, और इसको ये जो लोग स्कारलेस सर्जरी कहते हैं, तो ये कोई स्कारलेस नहीं होती, इसमें छोटे छोटे स्कार होते हैं। कट वाले में एक लीनियर स्कार होता है लंबा, और इसमें छोटे छोटे स्कार होते हैं, लेकिन स्कार इसमें होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन होते हैं। फिर 0.8 mm आप जब यूज़ करते हो तो उसमें स्कार और भी छोटा आता है। 1 mm में स्कार बड़ा आता है। 1 mm के साथ जो एडजेसेंट फॉलिकल्स है वो डैमेज होने का ज़्यादा खतरा होता है, और 0.8 mm के साथ खतरा कम होता है। इसके बाद अच्छी मैग्नीफिकेशन, जो ये लूप्स में यूज़ करता हूँ, इसके बगैर मैं बिल्कुल सर्जरी नहीं करता, ना कर सकता हूँ। ये सबसे ज़रूरी है। अच्छी लाइट ज़रूरी है। जो अच्छी लाइट होती है ज़्यादातर जगहों पे मैंने देखा है कि कुछ अच्छी लाइटिंग वो यूज़ नहीं करते, तो अच्छी लाइट, मैग्नीफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्जन, एक्सपीरियंस टीम, ये सारी एफयूई के लिए अच्छा कैंडिडेट बहुत ज़रूरी है। एक फॉक्स प्रोसीजर है, तो एफयूई को फॉक्स प्रोसीजर भी कहते हैं और टेक्निक भी कहते हैं, फॉलिकुलर आइसोलेशन टेक्निक भी कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट सेपरेशन एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी कहते हैं। तो फॉक्स प्रोसीजर जो है ये यूजुअली ये 2002 में, एफयूई जो बेसिकली है वो 2002 में प्रॉपरली प्रैक्टिस होना शुरू हुई। फिर 2010-11 में पाकिस्तान में तकरीबन आई, तो तब से ये है, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग लेटेस्ट या जदीद तरीका भी बोलते हैं। तो फॉक्स प्रोसीजर में, फॉक्स टेस्ट में क्या होता है? फॉक्स टेस्ट में ये होता है कि इनिशियली हम 100 ग्राफ्ट निकाल लेते हैं। 100 ग्राफ्ट में हम देखते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन है, कितनी नहीं है, ग्राफ्ट आसानी से निकल रहे हैं, डिकेपिंग हो रही है, स्किन आ रही है, सिर्फ बाल आ रहे हैं, कट रहे, क्या हो रहा है, तो वो फॉक्स होता है। तो 1 जो होता है, 1 में ये होता है कि जैसे ही आप पंचिंग करते हो वो बहुत इजी पंचिंग होती है, उसमें ग्राफ बिल्कुल बाहर खुद निकल आ रहा होता है, तो वो फॉक्स 1 है, वो एक्सेलेंट कैंडिडेट होते हैं एफयूई के लिए।
जो फॉक्स 2 है वो यूजुअली ये होता है कि सेकंड प्रोसीजर के लिए जब वो हमारे पास आते हैं और उसमें पहले प्रोसीजर्स जो FUE हुई उसमें स्कारिंग होती है, तो दूसरी प्रोसीजर में उसको ग्राफ्ट ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो वो फॉक्स 2 है। तो उसको भी हम फिर FUE करते हैं, लेकिन वो ग्रेड 2 में आता है। फिर 3 आता है, और फिर 4 और 5 जो है, 4 और 5 में आपकी ग्राफ्ट ज़्यादा डैमेज होता है। तो 4 और 5 कंट्रा इंडिकेशन है FUE के लिए। तो ये जो कहते हैं कि जो बंदा हर मरीज़ FUE का है, तो हर मरीज़ बिल्कुल भी FUE का नहीं होता। तो आपने अगर वो सारे बाल उसके डैमेज हो रहे हैं, ग्राफ्ट कट रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं है FUE का। तो ये जो सारी चीज़ें, उसके बाद फिर जब ये प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको हम ड्रेसिंग कर देते हैं, पट्टी कर देते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन समझा देते हैं, उनको मेडिसिन दे देते हैं। इसके बाद एक वीडियो में दिखाऊंगा जिसको मैंने थोड़ा सा फास्ट मोड पे लगाया हुआ होता है, लेकिन उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, जो बातें मैंने की और जो चीज़ें बताई इसमें तकरीबन सारी उसमें कवर होगी। फिर चूँकि हम इस तरह ये जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उस बेस पे हम ये सारे बातें करते हैं, जो टेक्निकल जो सारे हम प्रोसीजर करते हैं उस पर करते हैं। तो कोई भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो, कोई चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपके उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री बताऊंगा। चूँकि परसों मैंने स्टेटस लगाया था, उसमें तो कम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री का कहा था, ज़्यादातर ने FUE डिटेल में कहा था। तो ये FUE मैंने कोशिश की है डिटेल में बताने की। नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखा करें, वो मैं उसी हिसाब से डिस्कस किया करूँगा। इसके बाद वो वीडियो पूरी ज़रूर देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।